जस्टिस इन द डार्क के पिछले एपिसोड में हमने देखा जो चनहाओ कन्फेस करता है कि उसने अपने डैड जो चनहाओ और जंग काइफांग को एक बार किसी की मर्डर के बारे में बात करते हुए देखा था। जंग काइफांग पुलिस कस्टडी से भाग जाता है और इसकी वजह से वेंजो सस्पेक्ट करता है कि एसआईडी में कोई स्पाई है। एसआईडी जंग काइफांग को ढूंढने लगती हैं और फेदू वेंजो को बताता है कि सनशाइन फंड कोई तरह से इस केस में इन्वॉल्व्ड है। वेंजो को याद नहीं आ रहा होता कि सनशाइन फंड के बारे में उसने कहाँ पे सुना था। वो गूगल करता है सनशाइन फंड, उस पर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ एक कंपनी की वेबसाइट की लिंक होती है और वहाँ पे उसे कंपनी का लोगो दिखता है। फेदू कहता है तो तुम्हें याद आया जहाँ पे शू दोंगी बॉडीज डिस्पोज करता था वो जगह इनकी है, ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? वेंजो सोचता है कि 38 ईयर्स अगो जो चन्हाओ ने जो याहो की वाइफ को सिड्यूस किया और उसके बाद जो याहो को हार्ट अटैक आ गया और उसका पूरा बिजनेस जो चन्हाओ का हो गया और अब जो याहो का कॉज ऑफ डेथ क्वेश्चन में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 21 साल से जो ग्रुप बड़े स्मूथली एडवांस हो रहा है वो कभी भी फेल नहीं हुए। सिर्फ एक ही बार एक कंपनी ने उन्हें चैलेंज किया था और फिर उस कंपनी का सीईओ एक कार क्रैश में मारा गया। किसे पता ऐसे कितने केसेस होंगे और आज तक इसके बारे में किसी को नहीं पता था। जो चन्हाओ और जंग काइफांग बड़े अच्छे पार्टनर्स हैं और फाइनली कुछ हुआ जिसकी वजह से उनकी फ्रेंडशिप टूट गई। और यांगबो का इस सब में क्या कनेक्शन था? वो यांगबो के अपार्टमेंट पे पहुंचते हैं। फेदू कहता है हम पहुंच गए। वेंजो कहता है मैंने तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि यहाँ आना है। फेदू कहता है तुमने उन्हें कहा कि सब कुछ सर्च करे और लोगों को अरेस्ट करे, सिर्फ एक को तुम भूल गए, जंग काइफांग का डिसाइपल यांगबो। यांगबो को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो जंग काइफांग होता है। वो उसे कहता है कि उसे बेसमेंट में मिले। वेंजो और फेदू कार पार्क करते हैं और वो देखते हैं कि एक डिलीवरी ट्रक जा रहा है। फेदू कहता है यहाँ पे दाल में कुछ काला है, इस टाइम पे सारे सुपरवाइजर भी घर पे होंगे, तो चीज़ें डिलीवर कौन कर रहा है? और अगर मुझे ठीक से याद है तो ये कंपनी जो ग्रुप के अंडर आती है। वेंजो कहता है हो सकता है कि जंग काइफांग उस ट्रक में है, इसे फॉलो करो। डिलीवरी ट्रक यांगबो के अपार्टमेंट के बेसमेंट में जाता है। वेंजो और फेदू मिरर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यांगबो अपने रूम से बाहर आता है। होटल का एम्प्लॉय पूछता है आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो सर? यांगबो नॉड करता है। एम्प्लॉय कहता है कि आपका रूम क्लीन करने किसी को भेजें? यांगबो कहता है नहीं थैंक्स। यांगबो जा रहा होता है तब वो एम्प्लॉय उसे रोकता है। सर रुकिए, जिम पे आपको अपना रूम कार्ड दिखाना होगा, इसे अपने साथ ले जाइए। यांगबो रूम कार्ड लेके जाता है। वो एम्प्लॉय एक्चुअली में पुलिस होता है। वो वेंजो को बताता है यहाँ कुछ अजीब है, मुझे लगता है कि वो भाग जाएगा। एसआईडी ने पूरे गैराज को सराउंड कर लिया होता है। वो बस वेट कर रहे होते हैं कि कोई कुछ करेगा। ट्रक में से 2 आदमी बाहर आते हैं। वो उनकी सराउंडिंग चेक करते हैं। वेंजो फेदू को कहता है यांगबो आ रहा है, हमने उसे एसआईडी पे कितनी बार बुलाया और हमारे लोग उसे 1 वीक से फॉलो भी कर रहे हैं। अब तक उसने कुछ भी नहीं कहा, शांति से बैठा रहा, पर आज उसे एकदम से आइडिया आया। मुझे लगता है कि जो पुलिस ऑफिसर्स उसे टेल कर रहे हैं उनके नाम की लिस्ट किसी ने उसे दी। अगर जंग काइफांग सच में वो ट्रक में है तो वो यांगबो के लिए रिस्क क्यों लेगा? क्या जंग काइफांग को वो सच में इतना पसंद है? यांगबो गराज पे पहुंचता है और वो 2 आदमी ट्रक का दरवाज़ा खोलते हैं। यांगबो की बॉडी लैंग्वेज तुरंत ही चेंज हो जाती है और वो बाव करता है। फेदू कहता है जंग काइफांग अंदर है। जंग काइफांग कुछ कहता है और यांगबो का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। फिर वो 2 आदमी उसके दोनों हाथ पकड़ते हैं और उसे ट्रक में डालते हैं। वेंजो उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। एक पुलिस कार वो ट्रक का रास्ता ब्लॉक करती है और वो ट्रक उसे हिट करके निकल जाता है। फेदू अपनी कार उस ट्रक के सामने लेके आता है और वो दोनों टकरा जाते हैं। फेदू कहता है सीनियर अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। वेंजो कहता है मैं तुम्हें हेल्प करने का कहूँगा भी नहीं। उतने में पुलिस कार आ जाती है और ट्रक को कम्प्लीटली सराउंड कर देती है। वेंजो अपने हैंडकफ से ट्रक पे नॉक करता है और जंग काइफांग को कहता है कि बाहर आए। फेदू भी अपनी कार से निकलता है और देखता है कि ट्रक के नीचे कुछ ब्लिंक हो रहा है। फेदू तुरंत ही वेंजो को धक्का देता है और उतने में ही ट्रक के नीचे का बॉम्ब एक्सप्लोड होता है। वेंजो का सर जमीन से टकराता है। वो खड़े होने का ट्राई करता है और देखता है कि फेदू बेहोश पड़ा है। वेंजो फेदू की ओर जाता है पर वो फिर से गिर जाता है। कुछ देर के बाद वो फाइनली वहाँ पे पहुँचता है और देखता है कि फेदू ब्लड में कवर्ड है।
वो एम्बुलेंस बुलाते हैं और फेदू को हॉस्पिटल पे लेके जाते हैं। फेदू की कॉन्शियसनेस गिर रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि वो एक छोटा बच्चा बन गया है। उसके पैर छोटे होते हैं और उसे भागने की इच्छा होती है। वो जैसे ही अपना लेग लिफ्ट करता है, कुछ आके उसे हिट करता है। कोई धीरे से कहता है, सिर्फ कुत्ते इधर उधर भागते हैं। फेदू, क्या तुम एक कुत्ते हो? फेदू कंफ्यूज होता है और तभी उसे एक छोटा पपी दिखता है। वो पपी इतना छोटा था कि जस्ट अभी ही बॉर्न हुआ होगा। फेदू अपना हाथ आगे करता है और वो पपी उसका हाथ स्मेल करने लगता है। फेदू पपी का हेड स्ट्रोक करने लगता है और तभी उस आदमी का आवाज़ आता है, इस लड़के में अनहेल्थी ब्लड है, ये हमें करेक्ट करना होगा। और वो पपी चिल्लाने लगता है। वो पपी गायब हो जाता है और उसके फिंगर्स पे मेटल रिंग्स आ जाती हैं। वो मेटल रिंग्स पे से एक थ्रेड जा रही होती है जो एक मशीन से जाके एक नेक बैंड पे पहुंचती है। अगर वो थ्रेड 1 मिलीमीटर भी हिलती है तो नेक बैंड 1 सेंटीमीटर से टाइटन होगा। अगर वो थ्रेड्स को किसी ने छोड़ दिया तो वो एक फांसी का फंदा बन जाएगा। फेदू सांस नहीं ले सकता था। इंस्टिंक्ट के हिसाब से वो अपने फिंगर स्क्वीज करने लगता है ताकि नेक बैंड लूज हो जाए। वो थोड़ी सांस ले पाता है और खांसने लगता है। वो आदमी कह रहा होता है, तुम्हें धीरे से ब्रीथ करना होगा। फिर वो आदमी सेटिस्फाइड होता है और कहता है, लगता है अब तुम्हें और कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो सीन चेंज होता है और एकदम से फेदू एक चेयर पे बंधा हुआ होता है। वो सिर्फ अपनी फिंगर्स मूव कर सकता है और उसकी पूरी बॉडी एकदम कोल्ड होती है। वो आदमी आता है और फेदू के हाथ में एक पपी रखता है और कहता है, ये कितना सॉफ्ट है ना। वो पपी फेदू का फियर स्मेल करता है और उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करने लगता है। फिर वो उसके फिंगर्स लिक करने लगता है। वो आदमी हंसता है, ये कितना क्यूट है ना। फेदू 1 सेकंड के लिए हेजिटेट करता है और फिर एकदम से वो सांस नहीं ले पाता। वो नेक बैंड और टाइटन होता जाता है। फेदू अपनी फिंगर स्क्वीज करता है और फाइनली सांस ले पाता है। वो पपी रोने लगता है। फेदू को रियलाइज़ होता है कि उसने अपना हाथ वो पपी के नेक पे क्लोज किया होता है। वो तुरंत ही अपना हाथ खोलता है और वो बैंड उसके नेक के अराउंड फिर से टाइट हो जाता है। आईसीयू के वेटिंग रूम में तावरान अपने एक कॉलीग के साथ बात कर रहा होता है। जंग काइफांग और यांग बो सीन पे ही मर गए। बाकी सबको बहुत चोट नहीं लगी है, बस एक है, जब एक्सप्लोजन हुआ तब दरवाज़ा उस पे आके गिरा। बाकी सब ठीक है। एक्सप्लोजन के पास तो सिर्फ बॉस और वो पुलिस ऑफिसर कुछ कह रहा होता है, पर तभी एक नर्स आती है और तावरान उस पर फोकस करता है। नर्स कहती है, वो फेदू, वही था ना उसका नाम, उसके कोई रिलेटिव्स यहाँ पे है? तुरंत ही तावरान फ़ोन हैंगअप करके कहता है, मैं हूँ। नर्स कहती है, तुम उसके रिलेटिव हो? तावरान को एकदम से रियलाइज़ होता है कि फेदू के पास कोई भी रिलेटिव्स नहीं है। उसके डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में जो भी है उनमें से एक 7 साल पहले मर गई थी और दूसरा वेजिटेटिव स्टेट में है। वो इतने सालों से अकेले ही रह रहा है। नर्स उसके आंसर का वेट नहीं करती और कहती है, हमें पता नहीं क्यों पर पेशेंट की ब्रीदिंग और हार्ट रेट एकदम से रुक गया है। हम उसे रिससिटेट करने का ट्राई कर रहे हैं। तुम दोनों को अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इतना कह के नर्स चली जाती है। तावरान उसके पीछे जाने वाला होता है पर वो रुक जाता है और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो नर्स ने कहा कि तुम दोनों। वो अपना हेड टर्न करता है और देखता है कि वेंजो उसके बाजू में खड़ा है। वेंजो का लोअर लेग टूटा हुआ होता है, उसकी बैक एक स्प्लिंट में होती है और उसे कंकशन होता है। वो एक मम्मी जैसा लगता है। उसे चक्कर आ रहे होते हैं और वो वॉल पे लीन कर रहा होता है। तावरान सोचता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। तुरंत तावरान जाके उसको चेयर पे बिठाता है। तुम्हारी आईवी ड्रिप इतनी जल्दी ख़त्म हो गई? वेंजो कहता है, मैंने निकाल दी, मैं मर नहीं जाने वाला। तावरान कहता है, तुम्हारे यहाँ होने का क्या फ़ायदा, तुम डॉक्टर नहीं हो। ऐसा करते रहोगे तो तुम्हारी चोटें इन्फेक्टेड हो जाएगी। जाओ, तुम अपने रूम में जाओ। हॉस्पिटल की सारी मेडिकल स्मेल्स, लोगों के फुटस्टेप्स, उनकी बातें और फ़ोन की रिंगिंग, ये सब वेंजो को टॉर्चर कर रहा था। वेंजो बहुत डिजी था। वो कुछ कहे बिना अपनी आंखें बंद कर देता है। तावरान कहता है, चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। वेंजो अपना हेड शेक करता है। जब दूसरे लोग यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए कोई वेट कर रहा होता है। अगर यहाँ पे उसके लिए कोई नहीं होगा तो उसका दिल टूट जाएगा और वो वापस नहीं आना चाहेगा। तावरान कहता है, मैं उसके लिए वेट करता हूँ, तुम जाओ। वेंजो कहता है, ये सेम नहीं है। पर अपने दिल में वेंजो इस बात के लिए इतना श्योर नहीं होता। उसे सिर्फ इतना पता है कि उसे यहाँ पे फेदू के लिए वेट करना होगा।
तावरान सोच में पड़ जाता है। उसका फ़ोन रिंग होने लगता है और फाइनली वो कहता है, तुम ठीक हो? वेंजो अपना हाथ वेव करके कहता है, फ़ोन उठाओ। फ़ोन पे लांग जियाओ होती है। वो कहती है, डेप्यूटी ताओ, उन सब लोगों ने कन्फेस कर लिया है, वो जंग काइफांग के गुंडे हैं। उनकी सारी सैलरीज एक सीक्रेट फॉरेन बैंक अकाउंट से आती हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स वाले लोगों को ये आगे इन्वेस्टिगेट करना है। ऑल्सो यांगबो के फ़ोन रिकॉर्ड के हिसाब से हमें पता चला कि मरने से पहले जंग काइफांग ने उसे कॉल किया था। उसने उसे कुछ फोटोग्राफ्स भी भेजे थे और वो उन पुलिस ऑफिसर्स के थे जो यांगबो को फॉलो कर रहे थे। तावरान कहता है, समझ गया। लांग जिया कहती है, बॉस और प्रेसिडेंट फे कैसे हैं? तावरान वेंजो की ओर देखता है। वो कहता है, चिंता मत करो। वो अपनी बात ख़त्म कर पाए उससे पहले वेंजो अपनी नीज पे गिर जाता है और अपना फेस अपने हाथ में ले लेता है। तावरान का माइंड ब्लैंक हो जाता है। फ़ोन पे लांग जिया कह रही होती है, डेप्यूटी ताओ, हेलो, आप वहाँ पे हो? कुछ देर के लिए तावरान कुछ नहीं कहता। फिर वो कहता है, हाँ मैं यहाँ पे हूँ, और कुछ है? लांग जियाओ कहती है, पहले जो जनहाओ मर गया, फिर जो हाइजिंग की किडनैपिंग हुई और जो हाइजिंग को स्टैप कर दिया, और अब जंग काइफांग और यांगबो भी मर गए। ये लोग मामूली लोग नहीं हैं। डेप्यूटी ताओ, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। डायरेक्टर लोगों को इसके बारे में पता चला है और वो आ रहे हैं। तावरान कहता है, क्या मतलब? लांग जियाओ कहती हैं, मैं आपको बता ही देती हूँ, जो क्लैन ने काफ़ी सारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स की हैं और उनके अब्रॉड में भी काफ़ी सारे कनेक्शंस हैं। जब से हमने ये कंपनी को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया है, ये लोग हमारा रास्ता रोकना चाहते हैं और अब इस सब की वजह से वो कंप्लेन कर रहे हैं। फॉरेन मीडिया में न्यूज़ चल रही है कि जो ग्रुप के अगेंस्ट ये कोई साजिश है। हमें एक अर्जेंट नोटिस आई है कि बॉस को लिख के देना होगा कि आज क्या हुआ था, और एक सेल्फ एग्जामिनेशन भी लिखनी होगी, और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने से पहले जो कोई भी इंचार्ज है उसको सस्पेंड किया जाएगा। कुछ देर के बाद तावरान कहता है, मैंने तुम्हें ठीक से सुना नहीं चियाओ चियाओ, फिर से कहो। लांग जियाओ की रिपीट करने की हिम्मत नहीं हुई। तावरान डीप ब्रेथ्स लेता है और पूछता है, डायरेक्टर लुओ ने क्या कहा? लांग जियाओ कहती है, डायरेक्टर लुओ कुछ नहीं कर सकते। लोग कह रहे हैं कि वो एसआईडी पे भरोसा नहीं कर सकते। तावरान कहता है, इट्स ऑल राइट चियाओ चियाओ, तुम चिंता मत करो। इसे एक रूटीन रिपोर्ट जैसा ही समझो। रात जो हुआ उसकी रिपोर्ट लिखो, और अभी कैप्टन लोगों को डिस्टर्ब मत करना। वैसे भी अभी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो सस्पेंडेड है या नहीं। लांग जिया पूछती है, तो अब क्या करें? तावरान कहता है, जो हम करते हैं वही। जंग काइफांग को इन्वेस्टिगेट करो। कोई भी कुछ भी कहे, इन्वेस्टिगेट करते रहना। जंग काइफांग मर चुका है तो वो अब कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, हाइजिंग और जेंगयू से बात करो। हाइजिन हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहता है, पर जेंगयू के पास रियल पावर है। इवन तो उनके पास कोई रियल एविडेंस नहीं है, उन्हें हमसे ज़्यादा पता है। अगर ज़रूरत पड़े तो जो हाइजिन स्टेटमेंट इशू कर सकता है। आफ्टर ऑल अब वो जो ग्रुप का मालिक है। और थर्ड, वो सोचता है कि क्या वो लांग जिया को बताए कि उनमें से कोई एक ट्रेटर है। कुछ देर के लिए वो कुछ नहीं कहता, तो लांग जिया कहती है, डेप्यूटी ताओ, थर्ड क्या? तावरान कहता है, मैंने सोचा नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। और याद रहे, कैप्टन लोगों को परेशान मत करना, और बाकी सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। लांग जियाओ ओके कह के फ़ोन रख देती हैं। तभी एक वुमन की आवाज़ आती है, हे शाओ ताओ, तुम्हें क्या हुआ है? दो लोग एक एलिवेटर से निकलते हैं। जो आदमी होता है वो वेंजो जैसा दिखता है, और जो औरत होती है वो स्माइल कर रही होती है। ये वेंजो के पेरेंट्स हैं। तावरान कहता है, आंटी अंकल हेलो। वेंजो की मॉम एक एप्पल लेके उसे देती है। तावरान कैप्टन लोअर की ओर पॉइंट करता है और कहता है कि वो वहाँ पे हैं। वेंजो के डैड तावरान की ओर नॉड करते हैं और वेंजो की ओर जाते हैं। वो उसके सामने खड़े रहते हैं और कॉफ करते हैं। वेंजो उनकी ओर देखता है। वो अपना क्रच उठा के खड़ा होता है और साइड में जाता है। उसके डैड वेट नहीं करते और जहाँ पे वेंजो बैठा था वहाँ पे बैठ जाते हैं। लुआ चांग कहते हैं, एक बैग उठाओ और सबवे पे भीख मांगने जाओ। वेंजो का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता और वो कुछ नहीं कहता। लुआ चांग कहता है, तुम रो रहे थे? क्या एक सस्पेंशन और सेल्फ एग्जामिनेशन लिखना इतना बुरा है? तावरान कुछ कहना चाहता है पर वो कुछ नहीं कहता। वो ये बात वेंजो से छुपाना चाहता था, पर किसको पता था कि उसके डैड आके उसे बता देंगे। वेंजो तावरान की ओर देखता है। तावरान उसकी आंखें अवॉइड करता है और कहता है, आप लोग बात कीजिए, मुझे कॉल लेना है। वेंजो उसे रोकता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और फोकस करने का ट्राई करता है।
उसके ईयर्स में अभी भी रिंगिंग हो रही होती है और वो एक्सप्लोजन का आवाज़ बार बार सुन पाता है। वेंजो फोकस करता है और कहता है अंकल लुओ को मिलने जाना और उन्हें कहना कि ये बात स्ट्रिक्टली हैंडल करे, जितना स्ट्रिक्ट होगा उतना अच्छा। और जब तक मैं सस्पेंडेड और अंडर इन्वेस्टिगेशन हूँ, एसआईडी में टॉप टू बॉटम एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करना। इसमें जो भी इन्वॉल्व है किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। उनकी कॉम्स ले लेना और उनसे स्टेटमेंट लिखवाना। तावरान एकदम फ्रीज हो जाता है और एकदम से उसे रियलाइज़ होता है कि मोल को कैच करने की ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तभी वेंजो के डैड कहते हैं अगर यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट भी हमारी कंट्री में लोगों को मार रहा हो तो हमें पूरा हक है उसे इन्वेस्टिगेट करने का। ये जो इन्वेस्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं हम उन्हें वेलकम करते हैं। ये अच्छा है कि सब लोग साथ में पैसा कमाते हैं, डेवलप साथ में करते हैं। बाकी सब जो है वो जैसे हैंडल होना चाहिए वैसे होगा। शिंजू इतना डेवलप हो चुका है कि लोग हमें फॉलो करते हैं। ये कौन सा डेकेड है? हमें इन कैपिटलिस्ट से कोई उधार नहीं चाहिए। ये मेरे वर्ड से श्यावता, ये डायरेक्टर लोगों को जाके बता देना। तावरान जाने ही वाला होता है तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुलता है। वेंजो एक सिंगल लेग पे हॉप करते हुए नर्स के पास जाता है। तावरान भी नर्स के पास आता है। नर्स अपना मास्क निकालती है और उन्हें कुछ फॉर्म्स देती है। वो कहती है हमें इस पेशेंट के फॉर्म्स भरने होंगे, उसकी कंडीशन अभी थोड़ी स्टेबलाइज हुई है। देखो अगर तुम्हें साइन नहीं करना हो तो ठीक है। तावरान पूछता है तो अब वो कैसा है? नर्स कहती है वो अभी भी खतरे में है तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, पर चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही है। वो यंग है आफ्टर ऑल। मैं ये फॉर्म के लिए वेट कर सकती हूँ। तभी वो वेंजो की ओर देखती है। तुम्हें क्रचेस हैं? ये क्या चल रहा है? तुम हॉस्पिटल में ही हो? तुम्हारा रूम कहाँ पे है? तावरान कहता है वो जा रहा है, वो अपने रूम में जा रहा है। वो सिर्फ वरीड था क्योंकि ये पेशेंट है वो। तभी वेंजो कहता है वो मेरा लवर है। नर्स कुछ नहीं कहती। वेंजो कहता है तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ ना? नर्स कुछ कहे बिना चली जाती है। तावरान, वेंजो की मॉम और वेंजो के डैड तीनों उसकी ओर देख रहे होते हैं। वेंजो उन पे कोई ध्यान नहीं देता। वो एक गार्बेज कैन के पास जाता है, बेंड होता है और थ्रो अप करने लगता है। मीनवाइल फेदू की कॉन्शियसनेस आ जा रही होती है। उसके घर का विला, वो मुरझा गए फ्लावर्स और इलेक्ट्रोशॉक्स, ये सारे एक्सपीरियंस अभी आउटलाइंस बन जाते हैं और वो एक सॉन्ग को सुन सकता है। वो सॉन्ग जो उसने हज़ारों बार सुना होगा। एक वुमेन की हिस्टेरिकल आवाज़ उसे सुनाई देती है जो कह रही होती है कि तुम हार नहीं मान सकते और उसका नाम ले रही होती है। और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क के 15th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। ओके, शो में इन्होंने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को थोड़ा एडिट किया है फॉर ऑब्वियस शो पर्पसेस, but also like censorship purposes, and like Wenjo just confesses in front of everyone. हॉस्पिटल में उसके मॉम और डैड वहाँ पे है, तावरान भी वहाँ पे है, and none of them know. Like I think at this point तावरान को सिर्फ इतना पता है कि उन दोनों में कुछ flirty चल रहा है. He doesn't know that anything is that serious between them. और Wenjo just blurts out, "He's my lover." इसके पेरेंट्स तो इतने अच्छे हैं, लाइक दे आर सम ऑफ द बेस्ट सी ड्रामा पेरेंट्स ऑफ ऑल टाइम। दे आर जस्ट सो हेल्दी एज पेरेंट्स। लाइक ऐसा नहीं है कि दे नेवर पनिश वेंजो, लाइक उसको वो लिखने का होता था एंड एवरीथिंग, तो या ही इज़ बिन पनिश्ड एंड ऑल दैट। लाइक वो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे बट दे आर जस्ट ओवरऑल सच नाइस पेरेंट्स। इट्स नाइस। और फेदू और उसके वेंजो की मॉम की जो रिलेशनशिप होगी, इट्स सो क्यूट एंड स्वीट। नाउ अब मुझे चैनल के बारे में कुछ बात करनी है, स्पेसिफिकली फॉर द फैक्ट के लोग नेक्स्ट प्रिंस के बारे में आगे वीडियोस देखना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रिंस एक बकवास शो है। आई नो दिस इज़ हार्ड फॉर सम ऑफ यू टू हियर, पर ये एक बकवास शो है। इसमें 2% की क्वालिटी नहीं है। Now, if you want me to continue, I can give you 2 options here. Option 1 कि मैं The Next Prince को रिटायर कर दूँ because it sucks. And option 2 कि मैं Next Prince के वीडियोस कंटिन्यू करूँ पर मैं उसका राइटिंग चेंज कर दूँ। उसका ओवरऑल जो प्लॉट है वो मैं रहने दूँगी और जहाँ तक हमने किया है, आई थिंक 3 एपिसोड्स, वहाँ तक जो भी है वो सब रहने दूँगी, पर आगे की स्टोरी लाइन मेरी खुद की होगी, ओरिजिनल। और सिर्फ ये 2 ऑप्शंस हैं।
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।